हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मैं आप लोगों का 2002-3 से शुरू कर रही हूँ सीरीज़ पीवाईक्यू की। जितना जो चीज़ें कवर करने की कोशिश की जा सकती है पीवाईक्यू सीरीज़ यहाँ पे कराया जाएगा। स्पेशली प्री के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों को ही मैं यहाँ पर आप लोगों को करा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आप सभी जानते हैं उनमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी को नामित ही नहीं किया था। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ इस्टेब्लिश किया था। इनके नज़दीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, शारिपुत्र और मोदगलायन ये हुआ करते थे, जिनमें सबसे जो इनके नज़दीक थे वो आनंद थे। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी डिक्लेरेशन नॉमिनेट नहीं किया था, है ना। और गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश भी दिया था, पूछा जाता है। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम जो महिला थी वो सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था। इनकी जो पहली संगति हुई थी वो बौद्ध संगति हुई थी वो 483 में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसी संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में सुत्त पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया था। ये आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यहाँ पर 1833 की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था एक मोरक्को वासी, जिसका नाम हुआ करता था इब्न बतूता, जिसने किताब उल रहला नामक अपने यात्रा वृतांत में सल्तनत काल में प्रचलित जो डाक व्यवस्था हुआ करती थी उसका यहाँ पर विवरण दिया। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। कालांतर में से दूध बनाकर चाइना भी भेजा गया था। तो अमीर खुसरो की अगर बात करती हूँ तो अमीर खुसरो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। इनका जन्म एटा जनपद उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में 1253 में हुआ। निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य इनको माना जाता है। ये पहले भारतीय लेखक थे जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी किया था। जियाउद्दीन बरनी की बात करती हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर हुआ करते थे और इसने तारीख़ फिरोजशाही एवं फतवा जहांदारी की रचना करी है। फरिश्ता, इनको मोहम्मद कासिम हिंदू शाह की प्रमुख पुस्तक तारीख़ फरिश्ता है इनकी, ठीक है ना। इनकी फरिश्ता मोहम्मद कासिम हिंदू शाह की प्रमुख पुस्तक तारीख़ फरिश्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान रहे उनके दरबार में रहे हैं, लेकिन जो फेमस हुए थे जहाँ से इनका भविष्य बनना शुरू हुआ एक तरीके से, तूतिए हिंद का टाइटल भी इनको मिला था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहा करते थे और एकमात्र ऐसे रचनाकार जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। और अमीर खुसरो ने हिंदवी भाषा का उल्लेख भी किया है और ये फारसी कवि थे, बताया मैंने आपको, है ना। इन्हें हिंद का तोता भी कहा जाता है, तूती ए हिंद के नाम से इनको उपाधि मिली थी। अगला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाए? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अव्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से उनका सही उत्तर बताना है। देखिएगा, अगर बात करते हैं चंगेज़ खान, इल्तुतमिश के टाइम पे ये समय में आया था। तैमूर की बात करते हैं तो ये 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय आया था। और यहाँ पर मैं नादिर शाह की बात करती हूँ तो नादिर शाह 1739 में आया था। और उसके अलावा यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के समय में आया था नादिर शाह। और अहमद शाह अब्दाली आया था 1761 में आया था। ये कब आया था? 1761 में आया था। तो यहाँ पर जो परफेक्ट है ना वो सबसे पहले पहला वाला आया था, यानी कि आपका इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान। फिर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है।
बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो ये आपका यूकेपीएससी का जो यूकेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, अपर पीसीएस, उसके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। बहमनी राज्य की स्थापना की थी। सो बहमनी राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? अगर आपसे पूछ रहा है सो ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन हसन ने करी थी। किसने करी थी? अलाउद्दीन हसन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के जो अंतिम दिन थे उसमें दक्कन में अमीरान ए सदह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में जो है जफ़र खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करी और बहमनी साम्राज्य को गठित किया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे, एक्टिव थे? सर्वमान्य भाष्यकर्ता वेदों के ये माने जाते हैं और अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, लेकिन इनकी कीर्ति का मेरुदंड वेद भाष्य है। प्रसिद्ध भाष्यकार सायण विजयनगर का राज्यकाल में एक्टिव थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति और अमात्य के पद पर ये रहे थे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ को संग्रहित किया गया है। जो आदि ग्रंथ है इसे संग्रहित किया गया है। आदि ग्रंथ की बात करते हैं तो आदि ग्रंथ के नाम से जिसे जाना जाता है पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ, जिसको आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। सिखों का श्रद्धेय धर्म ग्रंथ इसे माना जाता है। प्रथम संग्रहकर्ता 5वें गुरु अर्जुन देव थे। इनके बाद आद्र गुरुदास इनके संपादक रहे। मुगल सम्राट जहांगीर ने अर्जुन को लाहौर में अपने विद्रोही बेटे खुसरो की सहायता के लिए मृत्यु दंड दे दिया था। किसने मरवाया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जो कि मराठों के सेनापति हुआ करते थे सदाशिवराव और अफगानों में से था जो सेनापति अहमद शाह अब्दाली, इसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसमें मराठा जो हैं वो पराजित हो जाते हैं। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526। इसी युद्ध के साथ लोधी डायनेस्टी सल्तनत काल खत्म और बाबर के साथ ही मुगल डायनेस्टी का उदय होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू और अकबर की सेना के बीच में लड़ा, जिसमें अकबर जो है विजय रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका। बीजापुर राज्य में आदिल शाही वंश की स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। तो यहाँ पर आदिल शाही की बात करते हैं तो ये आपका बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बीजापुर हो जाएगा। किसने करी थी वो भी बताया, यूसुफ आदिल शाह ने। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने करी थी। तो कुतुब शाही की अगर बात करते हैं तो ये गोलकुंडा आ जाएगा थर्ड। इसके अलावा 1512 से 18 के बीच में था। मलिक अहमद ने अहमदनगर में 1490 ईस्वी के आसपास निजाम शाही वंश की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर और शर्की शाही वंश की बात करते हैं, जौनपुर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका मलिक सरवर ने 1397 में इसको इस्टेब्लिश किया था। तो लास्ट का होगा फोर्थ और इसका हो जाएगा निज़ाम शाही आ जाएंगे हैदराबाद। सो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था किसने? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। इसके तहत कुल उपज का 10/11 हिस्सा कंपनी और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। खालसा पंथ की स्थापना की थी किसने? तो खालसा पंथ की स्थापना जो करी गई थी वो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु और 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म किया और खालसा पंथ को गठित किया, जिसके कारण सिखों को विशिष्ट वेशभूषा जैसे कि केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छा धारण करना
होता था, कंपलसरी था। तो ये हैं आपके ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज को इन्होंने गठित किया। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर मैच करना है। सबसे पहले आता है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता ने। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड से फर्स्ट से सी वाला एलिमिनेट हुआ। कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा ने करा था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन होता है, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक उदारवादी लिबरल और एक उग्रवादी दलों में इनका विभाजन होता है। और यहीं से ऑप्शन आपका हो जाएगा, किस में हुआ था ये? सूरत सेशन हुआ था 1907 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह शुरू होता है वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। और ये आपका वैसे तो मजदूरों को, वैसे मैं कहूँ 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश को संदर्भित करते समय ट्रांसवाल विधानसभा के समय इन्होंने प्रस्तुत किया था। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण, वैसे ऑल ओवर देखें तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत करी, लेकिन भारत में इन्होंने 1915 में आने के बाद 9 जनवरी 1915 जब ये पहुंचे, उसके बाद 1916 में एक समिट में गए थे लखनऊ। वहाँ पर इनको राजकुमार शुक्ल आमंत्रित करते हैं कि आप बिहार चंपारण में आइए और इसको देखिए। फिर 1917 में गांधी जी वहाँ जाते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं, मतलब इस विद्रोह को, मतलब वो अपना समर्थन प्रदान करते हैं। नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के अगेंस्ट विरोध में यह आंदोलन चला था, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। और इसी सत्याग्रह के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा कहा था। यानी कि महात्मा का टाइटल रवीन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था इसी के समय। तो यहाँ पर मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरोध में, यानी कि भारत में पूछा गया, तो भारत में ही है क्योंकि ऑप्शन में और कुछ नहीं था। फिर साउथ अफ्रीका होता है तो साउथ अफ्रीका हम उस अकॉर्डिंग लगाते। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया और सरकार मजबूत होकर मजदूरों की मांग मान भी ली थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। देखिएगा, आप सभी जानते हैं स्वराज पार्टी गठित क्यों हुई थी, कई बार ये भी पूछा जाता है किस मूवमेंट को वापस लेने के बाद हुई थी। तो आप सभी जानते हैं 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चला था, जिसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होनी थी, लेकिन गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हो जाता है, वहाँ पे पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है 5 मार्च 1922 में। तो गांधी जी इससे आहत होकर इसे वापस ले लेते हैं। इसी से नाराज होकर चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू नाराज होकर के इलाहाबाद में मार्च 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। बाद में हालांकि जब बेलगाम सेशन में अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस की, तो वहाँ पर इनको मना लिया जाता है, फिर से ये साथ आ जाते हैं। ये अलग बात है, बट ये पूछा जाता है कि किसने गठित किया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था किसने? देखिएगा, सबसे पहले जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा। 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन, जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पहली बार, वहीं पर ही इन्होंने इस बात को उठाया था और इन्होंने कहा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान नागरिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। इन्हें भारत का क्या बोला जाता है? ग्लैडस्टन बोला जाता है। क्या कहते हैं इनको? भारत का ग्लैडस्टन भी कहते हैं। और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो ये स्टेटमेंट आया था लॉर्ड कर्जन का था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट दिए थे लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिए थे? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता माना जाता है पट्टाभी सीतारामैया को। इनकी पुस्तक का नाम है कांग्रेस का इतिहास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत थे लोग? अमृतसर में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो है इकट्ठे हुए थे। देखिएगा, गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में आक्रोश व्याप्त था। यह आक्रोश उस समय अधिक बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन सी, इनको अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार करा। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन होता है जिसमें कई लोग जाते हैं। इसमें जो जनरल डायर होता है वो इस सभा में अवैधानिक घोषित करते हुए सभा को बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें अगर सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि सिर्फ 379 लोग मारे गए थे, लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े क्या होते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन कई लोग इसमें मारे गए और इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि वापस करी और पंजाब में जो है उस समय पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जलियांवाला मास्केयर कब हुआ था, यानी कि हत्याकांड कब हुआ था, किसकी गिरफ्तारी में हुआ था। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 21 की घटना और अवसर यहाँ पर है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, लाहौर सेशन आप सभी जानते हैं, उसी में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ 31 दिसंबर 1929। यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया बी। पूर्ण स्वराज दिवस हमने मनाया था 26 जनवरी 1930 को, पहली बार हमारा झंडा फहराया गया। इसीलिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, कुछ ही दिन थे एक हिस्टोरिकल डेट को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, इसीलिए डिसाइड किया गया है कि हम 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान को लागू ना करके कुछ अनुच्छेदों को ही उस दिन लागू किया गया था। डिसाइड हुआ था कि आने वाली जनवरी की 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, अपना संविधान लागू करेंगे। इसीलिए जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी की डेट हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, तो तभी से रिपब्लिक डे हम उस दिन को मनाते हैं। तो कई बार होता है ना, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या इन्होंने उससे पहले नहीं पढ़ा है, तो उनके मन में आता है कि क्यों मनाते हैं। फिर आता है यहाँ पर दांडी मार्च। दांडी मार्च आप सभी जानते हैं 12 मार्च 1930 यहाँ पर हो जाएगा। और उसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर 1931। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें आपका 1930, 31, 32, जिसमें गांधी जी सिर्फ सेकंड वाले में कांग्रेस की तरफ से जाते हैं, सेकंड वाले में। इसके अलावा तीनों सेशन में अंबेडकर जी तीनों सेशन में गए थे, ये भी आपका पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ये बताया था गांधी जी जो थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरुआत करा 1 अगस्त 1920 को। विदेशी कपड़ों को जलाना जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था, किसके थ्रू? रविन्द्रनाथ टैगोर के थ्रू। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया गया था।
तो ये जो आलेख तैयार किया था वो किया था गांधी जी ने ही किया था, ऑप्शन बी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं 1930 जब त्रिपुरी संकट हुआ था, उसके बाद उसी समय ये सारी चीज़ें हुई थी। 1945 तक आपका चलता है और इसी चीज़ में उन गांधी जी को लगा नहीं कि अच्छा मौका है, इसमें हमें करना चाहिए। तो 8 अगस्त 1942, जिसे अगस्त क्रांति भी बोलते हैं क्योंकि अगस्त में हुआ था, है ना। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और लक्ष्य क्या था? भारत से ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। सो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिएगा, जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर है, सूरत ताप्ती नदी पर है, लुधियाना सतलज पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंक पे लोकेटेड है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान आपसे पूछा गया है। इसका निर्माण कार्य 1842 से 56 के दौरान हुआ, लंबाई 340 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हरिद्वार, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर लगभग समुद्र तल से 2800 मीटर से लेकर 3800 मीटर की हाइट पर वाले क्षेत्रों में मिलता है। इन वनों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों में विविधता भी पाई जाती है, डाइवर्सिटी। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। अब इसका तो आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपको मिल भी गया होगा, देवदार है, इसके अलावा स्प्रूस है, सिल्वर फर है, जूनिपर है, अल्पाइन है, बर्च है, रोडोडेंड्रॉन, ये आपको देखने को मिलेंगे। अगला है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस नदी पर? सो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है किस पर? तो भाई ये आपका तेलंगाना राज्य में आता है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं होगा फिर आंध्र प्रदेश, कभी पूछता है अगर आपसे राज्य। कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है और 10 दिसंबर 1955 में निर्माण इसका शुरू हुआ। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका जो है निर्माण करवाना शुरू करा था। चलेगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, आपका है 28। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग हम सभी जानते हैं, वो है सूती कपड़ा, ऑप्शन ए कॉटन। अगला आता है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से पूछा है ना। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर हमारा आता है शुक्र ग्रह, जिसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, संध्या का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, जो हमारा शुक्र ग्रह होता है इसका कोई भी सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक गर्म ग्रह यही हमारा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव, तो यहाँ पर अब बात करते हैं मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव एवं घूर्णन की गति पृथ्वी से काफ़ी समानता रखती है। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण बुध के परिक्रमण की गति सर्वाधिक तीव्र है। तो सूर्य के सबसे निकट बुध है, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है ना। और जो हमारा दो ऐसे हमारे ग्रह हैं, एक है हमारा शुक्र, एक है हमारा बुध, जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सो सदाबहार जो वर्षावन है ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का एक विस्तार होता है, जो विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री नॉर्दर्न से लेकर 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में मिलता है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में साल भर उच्च तापमान पाया जाने से वर्ष भर होने वाली संवहनीय वर्षा के कारण यहाँ पर होते हैं सदाबहार वन। व्यापक विस्तार इनका पाया जाता है। ये वन विश्व के 3 बृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत है। अमेजन बेसन, जिसमें ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कांगो बेसिन, कांगो गणतंत्र और कैमरून, दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। सो आप आंसर लगाएंगे हम यहाँ पर ब्राज़ील, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि हमारा अमेजन बेसन। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना। तो देखिएगा 21 जून और 22 दिसंबर को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक लंबा और रातें सर्वाधिक छोटी होती हैं।
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री शून्य रेखा पर चमकता है। यानी कि इस दिन विश्व के विभिन्न भागों में दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान। इन्हें विषुव दिवस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विषुव दिवस। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? सो सबसे अधिक खारा इनमें से आता है किसका? मृत सागर। देखो भाई, विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता तुर्की के वानगाल, क्या है आपका? वानगाल या वान झील में पाई जाती, उसके बाद मृत सागर और ग्रेट सॉल्ट लेक में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फिर मृत सागर। विश्व की सबसे निचली झील है ये, जो कि समुद्र की सतह से 393 मीटर नीचे है। अगला क्वेश्चन आता है, समताप मंडल में ओजोन परत का काम क्या होता है? सो हमारी जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल के ऊपर आता है। क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल। पृथ्वी से इसकी अधिकतम ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर है। इस मंडल में ताप लगभग स्थिर रहता है। वायुमंडल अपेक्षाकृत विरल तथा मौसम संबंधी कोई घटना इसमें नहीं होती, इसलिए उच्च गति वाले सुपरसोनिक विमान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। पृथ्वी की खतरनाक जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत भी इसी समताप मंडल में मिलती है। सो यहाँ पर आना है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण ताप को थामना। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? बात है 27 जून 1954 को, जब यूएसएसआर के ओबनिश्क न्यूक्लियर पावर प्लांट विद्युत ग्रिड के लिए बिजली उत्पादित करने वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना। और यहाँ इसने जो करीबन 5 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करी थी। ऑप्शन सी रूस, है ना, यूएसएसआर। अगला क्वेश्चन आता है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये है आपका 27.5%, ऑप्शन सी। और 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कुल 121 करोड़ लगभग है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों का है। देखिएगा 2001 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 933 था, और वहीं अगर 2011 के अकॉर्डिंग मैं देखूँ 943, लेकिन ये आई थिंक 2002 या 3 का पेपर है तो आपका 933, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग आप क्या है 943, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछली दशक में वार्षिक घातांक की वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 के अकॉर्डिंग आपका 1.97% यहाँ पर, ऑप्शन सी। और 2011 के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, दशकीय वृद्धि जो दर रही है वो 17.7 रही, और औसत वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि रही है 2001 से 11 में 1.64% की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। तो ये आप लोगों का देखो, ये 2002-3 में पूछा गया, प्रीलिम्स जो आपका पेपर हुआ था उसमें उसके करा रही हूँ, तो यहाँ पर उड़ीसा आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है? तो भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम आता है, देखो ये आपका एक के अकॉर्डिंग है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। और वहीं अगर मैं 2011 के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो नगरीकृत राज्य है गोवा, लेकिन फिर हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऑप्शन ए एक के अकॉर्डिंग। और परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करती हूँ, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है 11 के अकॉर्डिंग। गोवा की कुल जनसंख्या 62.2% है। दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे केरला, 11 के अकॉर्डिंग भी बता दिया। मलिन बस्तियों में रहने वालों का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम कितना है? तो ये मतलब अधिकतम कहाँ पर है? मुंबई, आप ध्यान रखेंगे, धारावी जो है वो स्पेशली। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
तो निरक्षर राज्यों में आपका बिहार और आपका 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा रहा है, वो भी आप लोगों का बिहार ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है कहाँ पर। हमारा भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के तहत जो 16 अनुच्छेदों में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP में ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है यानी कि फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारा आता है संपत्ति का अधिकार। ये पहले हुआ करता था, मूल संविधान में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया 300 का के अधीन ए के अधीन। निम्न में से किस एक की संपत्ति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर आर्टिकल 51 का और भाग 4A आपका ऐड हुआ, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली अगर कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें आपका वर्मा कमेटी भी ध्यान रखना, उन्हीं से रिलेटेड है मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद और विषय आपको दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये आर्टिकल 125-24 124 जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है, उसकी स्थापना और गठन का उल्लेख यहाँ पे किया गया, प्रोविज़न किया गया है। और अनुच्छेद 5 आप सभी जानते हैं, नागरिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसका तो संघीय न्यायपालिका हो जाएगी 3rd, फिर नागरिकता आपका 4th वाला हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 5 में नागरिकता से रिलेटेड है। तो 3, 4 ऑप्शन डी हो गया। उसके बाद आर्टिकल 352 में आपात की उद्घोषणा का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा आकस्मिक प्रावधान आ जाएंगे। और उसके बाद 245 में केंद्र राज्यों की भी शक्तियों के वितरण यानी कि आवंटन की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा विधायी शक्तियों का विवरण। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होते हैं, इसलिए हम गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं, क्योंकि हमारे देश का मुखिया क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भाई, निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वहीं अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित, और यहाँ पर ऑल ऑफ जितने भी मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य संबंध जो है वो संविधान के प्रावधानों से भी होते हैं, नियोजन प्रक्रिया से भी होते हैं, ठीक है, राजनीतिक हितों के अंतर विरोध के हुक्म चलाने की प्रबल इच्छा से भी इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही है। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधी अनुच्छेद 245 से 255 है। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 है। भाग 12 वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293 तक इसमें प्रावधान किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना विषय होता है समवर्ती सूची का। किसका होता है, समवर्ती सूची का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। हमारा वित्तीय आयोग का गठन किया गया है और संविधान में क्या है, प्रावधान भी है। अनुच्छेद 280 कई बार आपको बताया है। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है। वित्तीय आयोग हमारा एक संवैधानिक निकाय है, अगर संविधान में कहीं पर इनके लिए प्रोविज़न हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है। इसने क्या प्रावधान किया है, देखिएगा, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण की भी बात की गई है।
राज्य वित्तीय आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वित्त का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण भी होगा। और 11वीं अनुसूची में दिए विषयों, इनके 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। सो भाई यहाँ पर सभी के सभी क्या है, सही हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में 16 अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और यहाँ पर आपके 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। सो ध्यान रखिएगा 1961 से 1966-67 का जो लक्ष्य था वो स्वपोषित विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करना था। सो यहाँ पर ऑप्शन तृतीय पंचवर्षीय योजना आएगा और इसी योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता मिली। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक, इसका मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो कि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 में निर्धनता और बेरोजगारी के लिए अनेक कार्यक्रमों को चलाना था। अब ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इनको कौन लागू करता था? योजना आयोग करता था। नीति आयोग सिर्फ सोचता है, वो अब नहीं करता है, लेकिन उस समय प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन सारी चीज़ों को करता था। तो आप वहाँ पर जाके, अभी रिसेंटली 10वीं जब बैठक हुई उसके बाद मैंने आपको चीज़ें कराई हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। नीति आयोग से रिलेटेड वीडियो को आप देख सकते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण, आपने सही कूट का चयन करना है। देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करते हैं, भारतीय आर्थिक नीति की अंदर और बाहर दोनों ओर से अधिकाधिक आलोचना हो रही है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये आपका गलत है। रीज़न दिया है कि आलोचना अधिकांशतः आदर्शों के भेदों पर आधारित। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ए गलत है। सो यहाँ पर ए गलत है, आर सही। भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य संतुलन को प्रश्रय देती है, लेकिन करंट में विनिवेश की प्रक्रिया के द्वारा सरकार अलग अलग सरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपनी सहभागिता कम करती जा रही है। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता कम करना वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की मांग के अनुरूप है। आलोचकों के द्वारा की जा रही आलोचना का आधार आदर्शों में क्या होता है? आदर्शों में विभिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो ये आपका होता है कपड़ा और सिले सिलाए वस्त्रों के। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे बोला गया है। साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आप सभी जानते हैं पीसीएस का पेपर है तो अपर पीसीएस में आप सारी चीज़ें आती हैं। रिएक्टर स्केल, पैमाना भूकंप मापने का यंत्र होता है, ना कि आर्द्रता। ये एक लॉगरिथमिक स्केल होता है जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर ये डी गलत है। आर्द्रता जलवाष्प का मात्रक होता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास्कल इकाई है, सो पास्कल इकाई है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब। और इसका एएसआई मात्रक यूनिट होता है, यूनिट पर वर्ग मीटर या पास्कल होता है। तो दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, और यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, दाब की। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो ये आपका 1000 मिलीबार का वायुमंडलीय दबाव 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1.053 होगा। बार के बराबर होता है, किसी के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। जो शीरा है वो अति उत्तम कच्चा माल है। पावर एल्कोहल, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? सो प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित
कार्बन डाइऑक्साइड इनकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहते हैं। ये गर्म करने पर सीधे ही गैस में चेंज हो जाती है। इसका यूज़ मछली या फल आदि के संरक्षण या ताप कम करने में होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पीतल एक मिश्रण है। पीतल मिश्रण होता है किसका? तो ये आपका पीतल ब्रॉन्ज में तांबा 70%, जस्ता 30%, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। अगला है अश्रु गैस है। अश्रु गैस है। सो अश्रु गैस NH3 यानी कि अमोनिया एक क्षारीय गैस होता है। आंसू गैस और कृत्रिम रेशे बनाने में भी अमोनिया गैस का यूज़ होता है। आंसू गैस और कृत्रिम रेशे। अमोनिया गैस सबसे पहले 1771 में प्रेस्टले ने नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को चूने के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया था। नेक्स्ट आता है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। मलेरिया की एक अचूक दवाई है, औषधि है, और ये आपका छाल से प्राप्त होता है। सो यहाँ पर तने की छाल। लोह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो लोह का अंश सबसे अधिक भाई हीमोग्लोबिन बनता है। लोह लवण से रक्त का जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक है, इसकी कमी के कारण रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता एनीमिया कहते हैं। सो यहाँ पर हरी सब्जियाँ, ऑप्शन सी। एंजाइम्स मूलतः हैं। तो वही जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये आपके होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। ऑप्शन सी। प्रोटीन बहुत ज़्यादा जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं और इनकी जो रचना है लगभग अप्रॉक्सीमेट 20 अमीनो अम्लों के अलग अलग संयोगों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा संतरे में सर्वाधिक होगी इनमें, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। C6H8O6 इसका फॉर्मूला है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन सी वैसे ना सबसे ज़्यादा आंवले में होता है। अब आंवला ऑप्शन में है नहीं, तो नींबू, संतरा, चीकू, टमाटर, पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, इनमें विटामिन सी होता है। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। किससे करता है पोलियो? सो दूषित भोजन और जल के थ्रू। वैसे मैंने PYQ आप लोगों को काफ़ी करा दिए हैं, जाकर आप सेशन मतलब वीडियोस दे सकते हैं। 6000 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों के हैं उनको। निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? सो प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन में। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर पद नहीं है? देखिएगा यहाँ पर बाइनरी कोड, चिप मोड, ये सभी आपने ना, लेकिन एनालॉग की बात करते हैं ना, तो एनालॉग एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राशियों में अनुरूपता खोजना। तो कंप्यूटर में किसी भौतिक विधि या राशि को इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में अनुरूपित किया जाता है। सो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? सो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कंप्यूटर मेन मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर में संप्रेषित सभी डाटा सीधे रैम में ही जमा होता है, जहाँ से आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगह से भेजा जाता है इंफॉर्मेशन। जब कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम रन करता है ना, उस समय इस प्रोग्राम के जो निर्देश हैं और डाटा है उसको रैम में सुरक्षित रखा जाता है ताकि CPU अपना काम स्पीड से या तीव्र गति से कर सके। ये अस्थाई मेमोरी होती है क्योंकि जब PC को ऑफ किया जाता है तो रैम में जितना भी डाटा मौजूद होता है वो क्या हो जाता है? समाप्त। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो ये आप लोगों का डिस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? सो कंप्यूटर भाषा यहाँ पर हो जाता है फोर्ट्रॉन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है।
तो ये आपका कहलाता है मोडेम। क्या कहलाता है? मोडेम। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर कहते हैं उसे। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्लोबीय तापवृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सो कूट आपने यहाँ पर देखना है। देखो भाई, ग्लोबिश तापवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। यदि ग्लोबीय तापवृद्धि के वर्तमान स्तर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2070 तक समुद्र की सतह का 1 मीटर तक बढ़ना संभावित है, बिल्कुल सही। विश्व के समस्त मूंगे द्वीप डूब जाएंगे, बिल्कुल डूबेंगे। यह संभावना है कि 2044 ईस्वी तक फिजी द्वीप जो वो डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छाए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया, लेकिन ये अभी आपका पेपर है तो मैं आपको करा रही हूँ दोबारा से, मतलब ये मिक्स कराए हैं मैंने, अभी यहाँ पर आ रही हैं चीज़ें। सो कंप्यूटर में कराया, मतलब उसमें आपका जो इन्वायरमेंट है अभी करवाया था। सो 1 2 3 4 कंप्यूटर भी करा रखे हैं मैंने आपको, और ये भी करा रखा है। यूकेपीएससी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर है। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी, मतलब सारे के सारे सही थे इसमें, ठीक है ना। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आँख नाक में जलन होती है इससे, फेफड़े के रोग उत्पन्न होते हैं। और सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। सो बताइए, प्रेसिडेंट को इन्होंने TVIWMHIRX से संकेतित किया है, कोडेड किया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट का तो कैटलॉग की अगर बात करते हैं हम, तो इसको सबसे पहले तो इसमें फंड P आता है 16 पे, T आता है 20 पे, P से T गए आपका +4 हो रहा है। R आता है आपका 18 पे, V आता है आपका 22 पे, तो 18 से 22 गए, तो ये भी आपका +4 हो रहा है ना। तो यहाँ पर +4 +4 +4 +4 वाला लॉजिक है। बस आपका यहाँ पर C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे, A आता है, L आता है 12 पे, O आता है आपका कितने पे आएगा? O 15 पे, G 7 पे आएगा, U 21 पे आएगा, E 5 पे आएगा। तो भाई 3 + के 4 आपका कितना हो गया? 7। यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। क्या आएगा? हाँ 5 आएगा ना, 5, हाँ +4 करेंगे तो 5 आएगा। तो 7 पे आता है G और 5 पर आता है E, तो GE से ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब में आप +4 +4 +4 कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपके लेटर हैं वो लेटर आप लिख लीजिए, ऑप्शन आ जाएगा बी, एलिमिनेट भी हो गया। निम्नलिखित तो श्रेणी है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। सो आप यहाँ पे देखो भाई, जब भी हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो 64 से 48 कैसा है? 48 से 40, 40 से 36, 36 के 34। नेक्स्ट क्या आएगा? सो देखो इनके बीच में कितना गैप है? -16 हो रहा है, फिर इनके बीच में -8 का गैप है, फिर यहाँ पर -4 का गैप है, फिर यहाँ पर कितना है? -2 का गैप है, तो फिर अगला क्या आएगा? -1, तो 33 आपका क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन डी। यदि पायलट को MFIL से संकेतित किया है तो ट्रेन को कैसे कोडेड करेंगे? सो P आता है 16 पे, M आता है 13 पे, सो यहाँ पर 16 और 13 माइनस के 3, तो यहाँ पर आ गया आपका -3। I आता है 9 पे, F आता है 6 पे, तो 9 माइनस के 6 तो माइनस के 3, यानी कि पीछे चल रहे हैं, रिवर्स में हम चल रहे हैं, तो -3। आगे भी आप देखेंगे T लास्ट वाला देख लेते हैं। T आता है 20 पे, क्यों आता है 17, तो भैया -3 -3 -3 वाला लॉजिक है, सिंपल सा। ट्रेन T आता है 20 पे, R आता है 18 पे, A आता है आपका 1 पर, और I आता है आपका 9 पे, और N आता है आपका 14 पे।
सो -3 -3 -3 -3 कर लीजिए, -3 कर लीजिए। 20 माइनस के 3 आपका 17, 17 पे आता है Q। 18 माइनस के 3 आपका 15, 15 पे आता है आपका O। तो Q O। उसके बाद आता है 1, 1 में आप -3 करेंगे तो 1 आपका A है, फिर Z वाली सीरीज शुरू हो जाएगी तो आपका आ जाएगा यहाँ पर X। और ऐसे ही आपका 9 I माइनस के 3 कर लीजिए, F आ जाएगा। और उसके बाद 14 माइनस के 3 करेंगे, K आप 11, यानी कि आपका Q O X F K। सो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। सो देखो भाई, अगर आप यहाँ से 5 से 41 गए हैं सो +1 × 36 करके देखो। ऐसे 41 में आप क्या करो, यहाँ पर प्लस के 3 करो, × 36 करेंगे। ऐसे अगला आप लोगों का क्या आएगा, 149 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 5 × 36। तो यहाँ पर आपका +1 × 36 +3 × 36 +5 × 36 और नेक्स्ट हम 329 की मल्टीप्लाई करेंगे, +7 करेंगे, × 36, आपका आंसर आएगा 581। करके देखेगा सॉल्यूशन। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, वही गलत आपने बताना है। सो एक गलत संख्या आप लोगों की दी गई है 2 से 6, 6 से 16। तो आप देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस के 2 6 आया है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में करो 2 की मल्टीप्लाई 2 से +4 करो, 2 6 दूनी 12 और 4 आपका 16 आ जाएगा। सो फिर ऐसे आप 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर 10 से, फिर 12 से और फिर आपका यहाँ पर देखो 84 में, यहाँ पर आपका क्या होगा 84 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस की 10 करेंगे तो आपका 168 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर 178 आना चाहिए था, तो यही आपका रॉन्ग है, ऑप्शन सी। यहीं पर क्या है आपका ऑप्शन सी गलत है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। और बाकी भाई आप लोग अच्छे से कमेंट कर सकते हैं अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है या कोई आपको टॉपिक कराना। बहुत जल्दी मैं कांस्टेबल के लिए हिंदी भी कराने वाली हूँ, सो तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। गुड नाइट।